For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. मतलब आप ये मान लो कि अपनी फिजिक्स का ये सबसे आसान वाला चैप्टर आ गया। आपको हर चीज़ इसमें आसान लगेगी क्योंकि 10th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ रखा है। करंट के बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ रखा है वो भी हेल्प करेगा, और इसके अलावा जो अपन अभी डिस्कस करेंगे वो चीज़ें भी आसान होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। देखो, अभी तक हमने चार्ज को रेस्ट में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो रेस्ट कंडीशन में था, और रेस्ट कंडीशन में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बताओ। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और कोई दूसरा चार्ज अगर इसके आसपास आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा सकता है। इतना ही काम कर सकता है। लेकिन अगर ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, मान लो इस चार्ज ने अब मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब चार्ज क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जैसे ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, अगर ये चार्ज क्या करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो अब ये एक नई चीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इस चैप्टर में हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या है इसमें? कांस्टेंट। अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो अलग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से दौड़ता है तो अलग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताया था अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा तो ये कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करेगा। और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा तो एक वेरिएबल करंट और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस चार्ज ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। अब करंट किसको बोलते हैं? तो कोई भी चीज़ जब फ्लो होती है तो हम उसको करंट बोलते हैं। जैसे वाटर करंट हो सकता है, वाटर अगर एक रिवर के अंदर फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वाटर करंट। ऐसे ही यहाँ पे क्या चीज़, अब जैसे नाम क्या रखा हमने, इलेक्ट्रिक करंट भी, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें क्या चीज़ फ्लो होगी, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई वायर है, और इस वायर के अंदर, ये मेटल का कोई वायर है, और मेटल्स के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब तक आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमते रहेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में सब मूव करते रहते हैं, और सबके सब क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट किसको बोलते हैं अपन? द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस रेट से किसी भी पॉइंट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले रैंडमली मूव करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको नेट करंट जीरो मिलेगा, क्योंकि जो करंट है वो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन जैसे आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, मान लो आपने इस सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से अब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो सारा का सारा करंट आपस में कैंसिल हो गया था, लेकिन अब कैंसिल नहीं होगा, अब करंट मिलेगा। तो उस करंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो इस पॉइंट के अराउंड आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लो। ये वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कुछ चार्ज भी फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। मान लो टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज फ्लो हो गया। क्यू क्या है, वो टोटल चार्ज है, जो मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज होगा उसको हमने क्यू बोला है। और टी टाइम के अंदर मान लो 10 सेकंड के अंदर हमने देखा तो टी 10 सेकंड हो गया, और 10 सेकंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन इधर से निकले तो क्यू क्या हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया। तो ये क्यू चार्ज है जो टी टाइम के अंदर फ्लो हुआ। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जर्वर बन के बैठेंगे और देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज की फ्लो रेट आपको क्या दिखाई देगी, फ्लो रेट का मतलब है कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा, तो क्यू चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा, यानी आप पर सेकंड क्यू चार्ज टी टाइम के अंदर फ्लो होगा, तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा,
Q/T, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली मतलब क्या है, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम बोलते हैं ना किसी वायर में करंट फ्लो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नई चीज़ फ्लो होने लगी। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला है हमने, चार्ज की फ्लो रेट को ही हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक्चुअल में कौन फ्लो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो मूव कौन कर रहा है, चार्ज मूव करेगा, बस वो चार्ज किस रेट से फ्लो होता है उसी को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर तेज़ी से फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, और अगर धीरे धीरे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सा मतलब है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि एक इंस्टेंट के अंदर कितना करंट फ्लो है ये हमको कैलकुलेट करना होता है। ये वाला करंट है एवरेज करंट। इसको एवरेज करंट क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा टी टाइम के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो रहा है उसको काउंट किया है। मान लो टी टाइम के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या हर सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन निकले, तो हर सेकेंड क्या 5 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे क्या इसमें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। 50 इलेक्ट्रॉन अगर 10 सेकेंड में पास हुए तो एक सेकेंड में कितने पास हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकेंड 5 इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, कभी 3 गुजरे होंगे इधर से, कभी 7 इसमें से पास हो गए। तो एवरेज क्या आ रहा है अपने पास, 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आ रहा है, या टोटल चार्ज अपने पास आ रहा है जो टी टाइम के अंदर फ्लो हुआ। तो इससे जो करंट आपको मिलेगा वो कौन सा करंट होगा, एवरेज करंट होगा, ना कि एक इंस्टेंट वाला करंट। एक इंस्टेंट पे अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंट क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो टाइम को बहुत छोटा लेना पड़ेगा, कितना छोटा, ऑलमोस्ट जीरो। तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम dt से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो dt टाइम के अंदर dq चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ, कितने टाइम में, dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हुआ, तो बताओ करंट कितना होगा, तो उसको हम बोलेंगे dq/dt। अब क्योंकि ये स्मॉल टाइम इंटरवल की बात हो रही है इस बार, बहुत छोटे से टाइम, कुछ मिली सेकेंड के अंदर हमने देखा कि कितना करंट फ्लो हुआ, तो वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि एक इंस्टेंट के अंदर फ्लो होने वाले करंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करंट के बेसिकली दो फॉर्मूले हो गए, एवरेज करंट कैलकुलेट करना हो तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम कर लो, और अगर इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना है तो dq/dt एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में फ्लो होने वाले चार्ज को कंसिडर करो, उनका जो रेशियो होगा dq/dt वही इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया क्या ये। अच्छा, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस करंट है, जैसे मान लो एक अमीटर है। अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है। तो किसी भी सर्किट में जो अमीटर है वो करंट को मेजर करेगा। कौन सा करंट मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्योंकि अगर वो करंट इंक्रीज होगा तो उसमें एक पॉइंटर होता है जो इंक्रीज मतलब आगे बढ़ता जाता है, अगर करंट डिक्रीज होता है तो वापस वो जीरो पे आ जाता है, मतलब कम होते होते। इसका मतलब ये है कि जो अमीटर है, जो करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, वो हमेशा कौन से करंट को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस करंट को। एक इंस्टेंट पे कितना करंट है वो मेजर करेगा। हर एक इंस्टेंट पे करंट अगर बढ़ रहा है तो पॉइंटर आगे चला जाता है, अगर करंट घट रहा होता है तो पॉइंटर वापस जीरो की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब वो कौन सा करंट मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस। जैसे अपनी बाइक या स्कूटी का जो, या गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है, वो कौन सी स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड बढ़ाओगे तो वो पॉइंटर आगे जाएगा, है ना। स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी पॉइंटर आगे मूव करेगा, हर एक इंस्टेंट की स्पीड बताएगा वो आपको। तो ये कौन सा करंट हुआ, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जब आप किसी वायर में करंट को दिखाते हो ना, वायर में करंट को दिखाते हो तो ऐसे एरो का सिंबल लगाते हो, और इसको हम आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। तो ये एरो का सिंबल तो लगाते हो, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर मैं किसी सर्किट की बात करूं, मान लो कोई सर्किट है और उसमें 2-3 ब्रांचेज एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। इधर से करंट आया I1, इधर से करंट आया I2, और इधर से कितना करंट बाहर निकला, I3। ठीक है, तो जब मैं I3 को कैलकुलेट करूंगा, I3 वो करंट है जो इधर और इधर से मिला के टोटल बना। तो I1 प्लस I2 मैं सिंपल एडिशन करूंगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 करके मैं I3 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें मुझे डायरेक्शन नहीं देखनी है कि ये वायर और ये वायर कितने एंगल के ऊपर है, इनके बीच का एंगल कितना है, मुझे उससे मतलब नहीं है ना। ये एंगल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 करंट आया, और टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। कौन सा एडिशन कर रहे हो आप, सिंपल एडिशन कर रहे हो। तो सिंपल एडिशन या सिंपल एल्जेब्रिक सम किसके लिए किया जाता है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लोग को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम करंट को क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। समझ में आया क्या, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन
वैसे नहीं होती। वैसे हम अच्छा सर्किट में जो डायरेक्शन दिखाते हो फिर वो क्या चीज़ है, चलो उसकी बात करते हैं। मान लो एक वायर है और उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम उसकी बात करें कि जो आप सर्किट में करंट दिखाते हो फिर वो क्या चीज़ होती है, वो किसकी डायरेक्शन है। ये मान लो एक बैटरी है कोई 20 वोल्ट की, इसको आपने एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। इस वायर के अंदर, क्योंकि ये मेटल का वायर है, इसमें वायर जो भी हम लेंगे इस चैप्टर में वो सारे किसके होंगे, मेटल के होंगे, क्योंकि मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है। तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, मेटल्स के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, या ऐसा भी आप थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये क्या है, ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है बैटरी का, और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा याद करो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, बताया था क्या, या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसे भी बताया था। तो इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अच्छा ये वायर अलग नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का वायर एक ही वायर है, इतना मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ, क्या करके दिखा रहा हूँ, हाँ इसको बड़ा करके देख रहे हैं, ये नहीं कि ये वायर है अच्छा फिर ये क्या है, ये भी तो वायर ही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर है, ये बड़ा करके देख रहे हैं, इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर रहेगा वायर के अंदर, क्योंकि वायर का ये वाला सिरा हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला सिरा लोअर पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इधर होगा। और याद करो इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उनके ऊपर फोर्स लगेगा, इसलिए ये इधर मूव करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप समझो तो ऐसा बोल सकते हो ना कि पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज। बाकी एक्टिविटी ये हुई इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इससे करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये चार्ज है जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, चार्ज। तो ये वाला जो करंट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से किसी भी कंडक्टर में या किसी भी जगह पे फ्लो होता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो नॉर्मल डेली लाइफ में आप क्या देखते हो कि जो वाटर है, कई बार हम चार्ज को वाटर से कंपेयर करके वो पोटेंशियल वाले कई कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे, तो वाटर किधर फ्लो होता है, हमेशा हाई लेवल से लो लेवल। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो ये क्या है, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल, और ये क्या है इधर हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, उल्टा है क्या, है ना, लो टू हाई जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये किधर मूव कर रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वाटर जैसे फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल, तो उस तरीके से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसा हमको मानना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सिंपली इसको समझ जाएं। तो हमने ऐसा एज्यूम किया कि अगर इस वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता, वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होता, और नेगेटिव से अट्रैक्ट होता, तो वो इधर मूव करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो कि कन्वीनियंट है थोड़ा बताना भी कि हाँ हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कंसिडर करेंगे, और उस करंट को हम नाम क्या देंगे, कन्वेंशनल करंट। तो सर्किट में जो भी आप करंट दिखाते हो हमेशा वो कौन सा वाला करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है, वो कन्वीनियंट होता है इसलिए उसको कंसिडर करते हैं। बाकी करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, मतलब एक्चुअल में वायर में कौन सा करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए इसको हटा दिया, इसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, हमेशा कौन सा करंट कंसिडर किया जाएगा, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। तो अब याद रखना है आपको कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या ऐसा बोल सकते हो कि वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, या ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा वही करंट की डायरेक्शन है, या ऐसा बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। कितने तरीके बता दिए, कोई भी तरीका लगा दो सब एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलूँ एक वायर है उसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ करंट किधर होगा, बता सकते हो,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वायर में, क्या वही करंट की डायरेक्शन होती है? सिंपल। या वो बोलो कि एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, प्रोटॉन्स की बात करूँ, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ये एक वायर के लिए मैं बोल दूँ कि ये वाला टर्मिनल इसका, ये वाला सिरा 10 वोल्ट पे है, ये वाला सिरा 5 वोल्ट पे, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो क्या बताओगे? हाई से 10 से 5 की तरफ, हाई लेवल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? याद रखना है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से चेक करते हैं। अच्छा, करंट कितने टाइप का होता है? टाइप का मतलब ये है कि जो करंट है अलग अलग सोर्स होते हैं करंट के। जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी से जो करंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी की खास बात क्या है कि ये हमेशा टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है। जैसे बैटरी से जो करंट मिलेगा ना, ये करंट चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। अभी आपने चेक किया 10 एम्पियर है, 2 मिनट बाद में चेक किया अभी भी 10 एम्पियर है, 1 सेकंड बाद में चेक किया तो भी 10 एम्पियर, मतलब हर टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी। लेकिन ऐसा करंट जो कि टाइम के साथ में चेंज होता रहता है उसको बोलेंगे वेरिएबल करंट। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज होगा। वेरिएबल करंट और एसी में एक फ़र्क है। वेरिएबल करंट कौन सा? ये कभी भी चेंज हो गया, ये वेरिएबल करंट है। इसमें कोई फिक्स ऐसा टाइम नहीं है कि इस टाइम पे ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन सा है? वेरिएबल करंट। ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो ये वाला जो करंट है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है, इसको भी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें एक डायरेक्शन मतलब एक कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कुछ टाइम बाद में ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको हमने नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव करंट कंसिडर किया। मतलब वायर के अंदर कुछ टाइम के लिए इधर करंट फ्लो होगा, फिर इधर करंट फ्लो होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ये बार बार क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इस टाइप का जो करंट है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बैटरी। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? डीसी करंट पढ़ोगे, बैटरी पढ़ोगे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इस टाइप की कुछ चीज़ें अपन पढ़ेंगे। सारा डीसी से रिलेटेड होगा। ठीक है। आगे हम लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। वैसे आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि वर्ल्ड के अंदर 99% से भी ज़्यादा हम एसी को यूज़ करते हैं, और 1% या इससे भी कम हम डीसी को यूज़ करते हैं। मतलब बैटरी आप खुद ही देख सकते हो, बैटरी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बहुत कम जगह यूज़ करते हैं। सेल बैटरी कहाँ यूज़ करते हो? गाड़ी में होती है जैसे। लेकिन मेजर जो पार्ट है ना, मेजर जो पार्ट है आप देखते हो वो एसी का होता है। घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है एसी पे काम करते हैं, है ना। और जो डीसी है वो काफ़ी कम जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। मेन रीज़न यही है। ठीक है, बाद में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे एसी को, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अभी ये याद रखना। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कितने टाइप का करंट है। तो ये हो गया। एक ऐसा भी करंट भी हो सकता है ऐसा, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग करंट। कौन सा करंट है ये? इसमें पल्स जैसी आ रही है, ऐसे एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे। चेंज तो ये भी हो रहा है लेकिन ये एक पल्स जैसी आपको दिखाई दे रही है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको आप क्या बोलोगे कि ये चेंज तो हो रहा है लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम पल्सेटिंग करंट बोलेंगे। अपने दो ही काम के करंट हैं, एक तो ये डीसी और एसी, यही पढ़ना है डिटेल में। ये बाकी तो वैसे ही कि बैटरी का वोल्टेज कम ज़्यादा करोगे तो कौन सा करंट मिलेगा? वेरिएबल करंट मिलेगा। एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज करोगे तो पल्सेटिंग करंट मिलेगा। ठीक है। तो ये कोई खास काम की चीज़ नहीं, ये दो याद रखो। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट की बात नहीं करी अपन ने। ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, 1 एम्पियर कितना होगा? तो फॉर्मूले से निकाल लो डेफिनेशन। ये 1 कब आएगा? जब ये दोनों 1 और 1 होंगे। तो 1 एम्पियर होगा 1 कूलाम/1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम चार्ज अगर किसी भी वायर में 1 कूलाम चार्ज किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर फ्लो होता है तो उस पॉइंट पे फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। किसी वायर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाता है तो उसका मतलब उस पॉइंट से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर के बराबर करंट है। ठीक है। कूलाम पर सेकेंड भी यूनिट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? एम्पियर। ठीक है ना। जो साइंटिस्ट लोग हैं ना उनके नाम पे ये नाम रखे जाते हैं, एम्पियर, कूलाम, न्यूटन, ये सब क्या है? साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे हमने यूनिट बना रखे हैं ताकि जब भी हम फिजिक्स को पढ़ें तो उनका नाम बार बार आए, क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए याद रखने के लिए यूनिट्स होती हैं ये उन्हीं के नाम पे। ठीक है। चलो अब हम ये पढ़ेंगे कि
किसी भी जगह पे अगर करंट फ्लो होता है तो उसका रीज़न क्या होगा, मतलब कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं या कौन से ऐसे चार्ज पार्टिकल्स बोलना चाहिए, कौन से ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को कैरी करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह, जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स बोलेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो नेचर के अंदर आप 3 टाइप के अलग अलग मटेरियल देखते हो, कौन कौन से, हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप के मटेरियल देखते हैं। तो मटेरियल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, सॉलिड्स, दूसरी चीज़ लिक्विड मान लेते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, गैस, ठीक है। इन तीनों मटेरियल्स के अंदर हम ये चेक करेंगे कि चार्ज कैरियर कौन होगा। सॉलिड में कौन कौन से मटेरियल आ गए, तो जितने भी सॉलिड मटेरियल सब आ गए। तो इसको हम अगेन जैसे मान लो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है, सॉलिड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कौन होता है चार्ज कैरियर, याद है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बताया था। जो मेटल्स होती है ना उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर बिहेव करते हैं। दूसरा जो मटेरियल है वो कौन है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में कौन है, इसमें कोई है ही नहीं चार्ज कैरियर, इसीलिए तो इसको इंसुलेटर बोला, नो चार्ज कैरियर। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। इसमें चार्ज फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है ये नाम पूछे जाते हैं, कौन से मटेरियल में कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स की भी अपन बात करेंगे थोड़ा आगे इसी लेक्चर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, नाम याद रखने हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो पूछी जाती है चीज़ें। लिक्विड जो होते, अच्छा सॉलिड में अगर कंबाइंडली पूछा जाए कि सॉलिड के अंदर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, तो सॉलिड्स में आपको कौन से चार्ज कैरियर दिखाई दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना, अगर मेटल है तो, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर सेमीकंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस होल। तो सॉलिड के लिए अगर पूछा जाए तो हम दोनों ही बताएंगे एक साथ कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स इनमें चार्ज कैरियर हो सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है लिक्विड्स, लिक्विड्स के अंदर करंट फ्लो होता है क्या, जैसे अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ तो करंट फ्लो होगा उसमें, नहीं होगा, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हो, तो जो NaCl मिला दिया सपोज, तो वो NaCl मॉलिक्यूल Na+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा। तो उस लिक्विड के अंदर 2 टाइप की चीज़ें आ गई, कौन कौन सी टाइप की चीज़ें आ गई, ये मान लो लिक्विड है तो Na+ और Cl- आयंस आ गए। तो इस लिक्विड के अंदर क्या है, ऐसा बहुत सारे आयंस होंगे। अब ये आयन तो लिक्विड के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट की कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस लिक्विड के अक्रॉस, आपने 2 इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दी, 2 प्लेट्स डाल दी मेटल की, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये मोशन करेंगे, ये मूव करेंगे, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसका मतलब इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, लिक्विड्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये चार्ज कैरियर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, गैस। अच्छा, गैस के अंदर करंट फ्लो होता है क्या, एयर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में। पहले नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल करंट वाला वायर है, आप उसके पास में खड़े हो तो दूर से करंट नहीं लगता, क्योंकि बीच में एयर क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। लेकिन अगर मैं हाई टेंशन लाइन की बात करूं, तो जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें एक हाई वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है। जो हाई टेंशन लाइन है ना, जैसे ये जो बड़े बड़े पोल लगे होते हैं, आपने देखा होगा सिटी के बाहर से, खेतों में से एक बड़े वाले पोल से लाइन जाती है, तो वो हाई टेंशन लाइन होती है, उसका वोल्टेज होता है 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, ऐसे घर पे आती है सप्लाई, उसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट के आसपास। तो उससे वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। हाई वोल्टेज के ऊपर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हाई वोल्टेज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा, एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रेकडाउन का मतलब है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है,
जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं। तो हाई टेंशन लाइन के आसपास क्या होता है, इसके आसपास जो गैस होती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयोनाइज हो जाती है। जिस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस रीजन में ये जो हाई टेंशन लाइन है ना, इसके आसपास क्या होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये घूमते रहते हैं। तो ये ऐसा मीडियम जिसमें कोई चार्ज कैरियर हो उसको कंडक्टिंग मीडियम बोलते हैं। तो इसका मतलब इस हाई टेंशन लाइन के आसपास का रीजन क्या बन जाता है, एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि अगर हम हाई टेंशन लाइन के पास में भी चले जाते हैं तो करंट लग सकता है। सुना है क्या ऐसा कभी? अगर हाई टेंशन लाइन नीचे, वो इतने बड़े पोल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि अर्थ से वो दूर रहे, क्योंकि अगर वो नीचे रहेंगे इन वायर्स की तरह तो इनके अगर पास भी कोई चला जाएगा तो उसको दूर से भी करंट लग सकता है, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, कंडक्टिंग मीडियम है। अगर हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ये हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसका पोटेंशियल क्या है, हाई। अब बीच में मीडियम कैसा बन गया, कंडक्टिंग मीडियम। अपनी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो अपनी बॉडी के थ्रू अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, शॉक लगेगा। समझ में आएगा? तो ये रीज़न होता है। इसलिए हाई टेंशन वाली जो लाइन्स होती हैं हमेशा बड़े पोल से वो पास होती है, ऊंचाई पे रखा जाता है उनको, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर इनमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। लेकिन हाई वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, ये लिखेंगे साथ में, एट हाई वोल्टेज। नॉर्मली जो गैसेज है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। लेकिन हाई वोल्टेज के ऊपर कौन कौन से चार्ज कैरियर हैं, क्या दोनों टाइप के आयंस हैं क्या, सिर्फ एक ही टाइप के आयन है, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस प्लस, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन और कौन, दो ही टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें, ठीक है। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, किसमें, गैसेस के अंदर। कब, हाई वोल्टेज के ऊपर, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। याद रखना है ये कंडीशन, ठीक है। आपको बताया था ना कि एयर की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर सकते हो, याद है क्या, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप एयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तब तक वो इंसुलेटर रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो किस में बदल जाएगी, कंडक्टिंग मीडियम में। ऐसा मीडियम बन जाएगा फिर वो, फिर उसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर एकदम, याद हो गया होगा। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका अभी जो बताया ये टॉपिक। इसमें आपको कभी गैसेस के लिए पूछ रहे थे, कभी लिक्विड के लिए, और कभी, अच्छा ये जो आयन वाला लिक्विड होता है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का पूछा जाए तो कौन सा चार्ज कैरियर बताएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब तो समझ में आता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सिंबल होता है इसका v, एक छोटा d लगा देते हैं साथ में। ड्रिफ्टिंग का मतलब जानते हो क्या, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना, है ना। आपने वो मूवी देखी है क्या, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें वो गाड़ी कैसे चलाते हैं, सीधी चलाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं। वो रोड को छोड़ के हर जगह गाड़ी चलाते हैं, पहाड़ के ऊपर, हाँ पहाड़ के ऊपर, बिल्डिंग में, हर जगह गाड़ी चलाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा जो जिग जैग पाथ पे जो मूव करना होता है ना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। तो वो ड्रिफ्ट करते हैं गाड़ी को। तो वो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है। तो वो समझते हैं इसको, ये मान लो एक वायर है, ध्यान से समझना इसको कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये एक वायर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का वायर एक जैसा ही है। इतना हाईलाइट करके देखते हैं क्या एक्टिविटी इसके अंदर हो रही है। कोई 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, नेगेटिव से रिपेल होंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, इधर मूव करेंगे, ऐसा मान सकते हैं अपन। अच्छा इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो करंट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या ये सीधा सीधा मूव करेगा, कर सकता है क्या, ये क्या है, ये है मेटल वायर, और मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना होता है। पूरी खाली जगह नहीं होती कि ये कोई होलो सिलेंडर है उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ये तो सॉलिड वायर है, और सॉलिड वायर में जो एटम्स होंगे, है ना, उनके बीच में से इसको निकल के जाना है। ये एटम्स है मान लो, तो इनके बीच में से इसको निकल के जाना होगा, है ना, समझ रहे हो बात। तो ये कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, और टकराता हुआ इधर से उधर, इधर से उधर, इस तरीके से मूव करेगा।
लेकिन अल्टीमेटली जाना इधर ही है इसको। क्यों जाना है इधर? क्योंकि इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है जिसकी डायरेक्शन है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स की वजह से जाएंगे तो इधर ही, लेकिन ऐसे टकराते हुए जिग जिग पाथ पे निकलते हुए जाएंगे। समझ में आई क्या बात? ठीक है, कभी इधर जाएगा कभी इधर, टकराता हुआ लेकिन पहुंचेगा इधर ही अल्टीमेटली। लेकिन बहुत सारी कॉलिजन्स होंगे और कॉलिजन्स की वजह से हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस भी होता रहेगा इसका। ठीक है, इसीलिए तो हर बार इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेगा तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचता है टकराता टकराता तो एनर्जी का काफ़ी लॉस हो जाता है। फिर वापस यहाँ से वो एनर्जी लेगा, इस तरीके से समझते हैं अपन इसको, यहाँ से एनर्जी लेगा फिर ये वापस जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर फोर्स कितना लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई और फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। फॉर्मूला वही लगाना है, क्यू इन टू ई। क्यू की जगह क्या लेना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्मॉल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। मान लो यहाँ पे ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, इतने में टकरा गया, टकराते इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब हो गई v2। अब ये वापस जा रहा है तो v3 वेलोसिटी हो गई, अब हो गई v4। इस तरीके से बार बार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना, n टाइम्स इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, है ना, एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है ये, ठीक है। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा? ये होगा E इंटू ई अपॉन एम। ये कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 11th में, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। डेल्टा टी टाइम में अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की डेल्टा वी से चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब मान लो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी इस डायरेक्शन में। फिर वो जब चला और जाके किसी से टकरा गया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो भी, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया, लेकिन इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी और जैसे ही वो किसी से टकराया तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी थी? v1, फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई, इस तरीके से बार बार चेंज हुई। मान लेते हैं कि एक एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये सब हटा दो, अब एक बार सिंपल करते हैं इसको। मान लो एवरेज वेलोसिटी vd से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जीरो स्पीड से चलना स्टार्ट किया और जब ये स्पीड गेन करेगा तो कितनी स्पीड गेन कर लेगा? एवरेज वेलोसिटी vd के बराबर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा इस कंडक्टर के अंदर, जीरो स्पीड से चलना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही, इसकी स्पीड बढ़ेगी, एवरेज वेलोसिटी vd तक स्पीड बढ़ जाती है इसकी। कितनी स्पीड बढ़ती है? एवरेज वेलोसिटी vd तक। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है यहाँ पे? वेलोसिटी में चेंज कितना है? vd माइनस जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बाद में vd। हर बार हम ये मानेंगे कि जीरो से चलेगा और vd तक वो स्पीड गेन कर लेगा, क्योंकि हमको एवरेज वेलोसिटी पता चलेगी कि इसको इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? vd है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो वेलोसिटी आपको कंसिडर करनी है। तो जीरो स्पीड से चला, vd से वो किसी से टकराया, फिर वापस से चला, फिर वापस vd स्पीड उसने गेन कर ली, तो हर बार जीरो से vd तक वो स्पीड गेन कर रहा है, ऐसा मान लेंगे। टकराती उसकी स्पीड जीरो हो गई, फिर वापस स्पीड पकड़ेगा, वापस vd तक पहुंचेगा, वापस टकरा जाएगा किसी न किसी से। तो इस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? vd माइनस जीरो। चेंज इन वेलोसिटी में टाइम कितना लगा? तो टाइम भी अलग अलग होगा। यहाँ पे कोई t1 टाइम बाद में टकराएगा, ये कोई फिक्स थोड़ी है कि हाँ इतने सेकंड बाद में ये टकराएगा ही टकराएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको निकल के जाना है इलेक्ट्रॉन को एटम्स के बीच में से, तो कभी ये 1 मिली सेकेंड बाद में टकरा गया, कभी 2 मिली सेकेंड बाद में टकराया, कभी खाली रास्ता मिल गया तो 5 मिली सेकेंड बाद में टकरा गया। तो ये जो टाइम होगा कोलिजन का, मतलब दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का, ये भी चेंज होता रहेगा। तो ये जो इसका भी एवरेज कर लो, ये जो t1 t2 t3 ऐसे टाइम होंगे ना, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, जितनी देर वो रिलैक्स होके चलेगा बिना टकराए, है ना, उसका भी एवरेज कर लो। और उसको हमने एक नाम दे रखा है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसको टो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। टो को हम क्या बोलते हैं? ये रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोला, नाम समझ में आया?
क्योंकि इतनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में, दो लगातार वाली कोई भी दो कोलिजन के बीच में रिलैक्स होकर चलता है। ये तो ये भिड़ता टकराता ऐसे चलेगा, ठीक है। तो दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला, तो उसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो दो यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टकराया, जीरो से चला था, टकराने से जस्ट पहले स्पीड कितनी थी वी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ वी माइनस जीरो, टाइम कितना लगा टो, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोला, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये वी अपॉन टो। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रखी है और दूसरे फॉर्मूले से यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रखी है, तो दोनों से आंसर तो सेम ही आना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट कर दो, तो हम लिखेंगे वी डी अपॉन टो इक्वल्स टू ई बाई एम। तो वी डी क्या आएगा यहाँ से ई टो बाई एम। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बहुत कम होता है, वैसे 10⁻⁻14 सेकेंड इस ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻14 सेकेंड मतलब दो लगातार वाली कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है वो इतना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहा है वो, है ना। और जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी काफ़ी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। मतलब कितना है ये 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, तो इसको मैं अगर मिलीमीटर में लिखूँ, देखो ये मिलीमीटर में लिखूँगा तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर जानते हो ना सब लोग, 1 सेंटीमीटर का 10th पोर्शन इतना सा, तो 1 मिलीमीटर से भी 10th मतलब 0.1 का मतलब 1 मिलीमीटर का भी 10th पोर्शन, इतना ही चलेगा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में। यानी कि 10 सेकेंड लगेंगे उसको 1 मिलीमीटर चलने में वायर के अंदर, और अगर 1 सेंटीमीटर चलना हो तो 100 सेकेंड, 10 से और मल्टीप्लाई करो। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, तो 1 मिलीमीटर चलने में उसको 10 सेकेंड लग गए, क्योंकि 0.1 मिलीमीटर खिसकता है 1 सेकेंड में। तो 1 सेंटीमीटर जो इतना सा होता है उसको खिसकने में, इलेक्ट्रॉन को खिसकने में कितने 100 सेकेंड लग जाएंगे, 1 मिनट से भी ज़्यादा, 1.5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। और अगर 1 मीटर चलना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो बात। यानी 1 मीटर का जो वायर होता है ना, उसको जब बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उसको कई घंटे लग जाते हैं उसको चलने में, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो करंट तो हमें इंस्टेंटली मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी काफ़ी कम होती है ना। एवरेज की इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो काफ़ी कम होती है कंडक्टर के अंदर, लेकिन करंट तो इंस्टेंटली फ्लो होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही देखो इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हर जगह पे, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ऑन करते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता, है ना। ये इंस्टेंटली सेटअप होता है, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देगा। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे ऐसा फ्लो किया जाएगा तब करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट कर दिया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसलिए करंट इंस्टेंटली मिलेगा। अब चाहे वो कितना ही धीरे चल रहा हो, चल तो रहा है, इसलिए करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई क्या, इसलिए इंस्टेंटली करंट मिलता है हमको। तो आपको ये डेरिवेशन याद करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्टार लगा लेना इस पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो ये टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है ना, उसका भी एक नाम होता है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसका नाम मतलब भी समझ गए होंगे क्यों मीन फ्री पाथ रखा उसका नाम। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज फ्री पाथ। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस वो कवर करेगा, उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। पाथ मतलब डिस्टेंस, पाथ की लेंथ, है ना। तो वो जो मीन फ्री पाथ है उसका मतलब क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में ट्रेवल करता है, चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इसका। देखो नाम रखा जाता है ना तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, ऐसे नहीं हर कुछ नाम रख देते हैं। पर मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। जैसे किसी भी चार्ज कैरियर की, चाहे कोई भी चार्ज कैरियर हो, उसकी मूवमेंट करने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, जितना इजीली वो मूव करेगा किसी भी मीडियम में, किसी भी जगह पे, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है।
कोई ऐसी टर्म होती होगी ना जिससे हम डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे कि अच्छा इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये इजीली मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी मोबिलिटी ज़्यादा, जो इजीली मूव नहीं करेगा उसकी मोबिलिटी कम। तो वो वाली टर्म है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में मूव करेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी वीडी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसी को हम बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे समझो, मान लो दो अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर हैं, दोनों को आपने एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको हमने दोनों चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए फ्री कर दिया कि अब मूव करो। अब उनमें से एक तो तेज़ी से भाग रहा है, एक धीरे धीरे भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया हुआ दोनों पे, तो ई की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जिसके लिए वी डी ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये तेज़ी से भाग रहा है, इसका मतलब इसकी मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। मोबिलिटी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा। सिंपल है एकदम। अच्छा, वी डी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट करो ई टो बाई एम डिवाइडेड बाई ई से ई कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, ई टो बाई एम। इस सिंबल का नाम क्या है, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, ई टो बाई एम। मोबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो जो पार्टिकल मूव करता है उसके चार्ज और मास पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, क्या है ये चीज़, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जिस पार्टिकल के लिए ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन और होल के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे लिखना होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं होल के लिए इसको लिख रहा हूँ, है ना, तो होल के लिए मैं क्या लिखूँगा, चार्ज ऑफ होल। चार्ज ऑफ होल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये। और मास ऑफ होल इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल, ये फॉर्मूला हम इन दोनों पार्टिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। अब होल होता क्या क्या है और इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी ये हम चेक करेंगे। तो देखो इसको समझते हैं, होल क्या चीज़ है। मान लो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं अपन, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, कार्बन भी, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल है। मान लो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, उसके एटम्स हैं, किसके एटम्स हैं, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं। और जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ना, उनकी एक खास बात होती है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, अरे बोलो 8 होने चाहिए ना। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? अरे आपकी केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 होते हैं तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन एटम है ये स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और लाने की कोशिश करेगा, लेकिन सबकी कंडीशन एक जैसी है, ये सब भिखारी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं देगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको, किसी भी एटम को। जैसे ये वाला सिलिकॉन एटम है तो उसको कोई आसपास वाली ये दे देंगे क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं देंगे। ये भी ये चाह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 50% हमारे पास है, 50 और कहीं से आ जाए। हाँ, अगर 50% से कम इलेक्ट्रॉन होते तो ये देने की कोशिश करता कि ये भी ले जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा होते तो ये लेने की कोशिश करता। अब तो ये 50% पे आया हुआ है, 8 होनी चाहिए, 4 ही है। तो ये क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा, है ना। ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा? अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम को बहला फुसला के पार्टनरशिप करेगा। उसको क्या बोलेगा? ये देख मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट कर देते हो, डोनेट नहीं करना बोलेंगे उसको अगर शेयर कर लेते हो, डोनेट करना तो देना हो गया, शेयर कर लेते हो तो ये क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। शेयर कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो इन एटम्स के हैं ये इसकी ऑर्बिट में भी चक्कर लगा के आएंगे, यहाँ भी ड्यूटी करके आएंगे। अब तो इसके क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अरे ऐसा ही होता है, किसी भी एटम के 2 एटम हैं, उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब क्या है? शेयर होने का मतलब आधा आधा काट के बांट लिया क्या उन्होंने? शेयर होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था अगर वो इसके साथ शेयर हुआ तो वैसे जाएगा, इसके अराउंड भी चक्कर लगा के आएगा। अब दोनों साइड में चक्कर लगा रहे हैं, इसके भी आपको ऐसे दिखेंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 4 खुद के हैं और ये 4 ये जो पड़ोसी है ना जिन्होंने इनको दिए। ऐसे ही हर एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा? अपने आसपास वाले
4 सिलिकॉन एटम के साथ में, हाँ, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाम भी है इसका, कौन सा बॉन्ड है ये? कोवलेंट बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड है ये? हाँ, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये लो, ठीक है। तो सारे के सारे सिलिकॉन एटम क्या हैं? स्टेबल है। 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए सबके पास। लेकिन होता क्या है पार्टनरशिप में, क्या होता है कि बराबर की पार्टनरशिप है दो लोगों की। बिजनेस स्टार्ट करना था, 1-1 लाख रुपए देके दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन एक के पास अचानक से 10 लाख रुपए आ गए। तो अब वो क्या करेगा? वो रखेगा पार्टनरशिप? जब ज़रूरत थी उसने पार्टनरशिप करी। अब क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिली, है ना, एनर्जी एनर्जी मिली, उससे इसकी स्पीड बढ़ गई। इतनी स्पीड बढ़ गई कि ये यहाँ पे स्टेबल ही नहीं रहा। अगर एकदम से अगर पैसा आ जाए तो क्या होगा? एक की जिसके पास पैसा है उसकी नीयत खराब हो जाएगी। अब मैं अकेला ही कर लूँगा बिजनेस, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेगा? वो जो बॉन्ड था, जो उनका बॉन्डिंग थी, वो टूट जाएगी वहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस मटेरियल के अंदर घूमता रहेगा, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी मिलने से क्या हुआ? सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एनर्जी मिलने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गई? खाली जगह। अब ये जो खाली जगह है, खाली जगह का मतलब है ये जो एटम है इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। वो हम यहाँ पे दिखाएंगे और इस जगह को हम एक नाम दे देंगे। हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक होल क्रिएट हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जहाँ जैसे निकला है वैसे आ भी तो सकता है। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते और यहाँ पे आ जाए, मान लो उसकी एनर्जी कम होगी तो घूमते फिरते आके वापस बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बनता रहेगा, टूटता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। अगर इसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहे तो कभी टूट जाएगा, कभी वापस कोई इलेक्ट्रॉन आके ये फिल हो जाएगा तो वापस बन जाएगा। ये चलता रहता है इसके अंदर। तो ये जो खाली जगह, इसको हमने क्या नाम दिया? होल। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो होल खाली जगह को बोला हमने, है ना। यहाँ पे दो लोग बैठे थे, एक उठ के चला गया, तो जो खाली जगह बन गई उसको क्या बोल दिया? होल। तो होल क्या रियल में कोई पार्टिकल है क्या? ये कोई पार्टिकल नहीं होता, ये सिर्फ एक खाली जगह को नाम दे रखा है ताकि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जब स्टडी करें तो उसको इजीली समझ पाएँ। तो ये खाली जगह का नाम है। और पॉजिटिव चार्ज ये एक्चुअल में किस पे है? एक्चुअल में इस एटम के ऊपर है, जो हमने इस पार्टिकल पे कंसिडर कर लिया। कितना कंसिडर करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या याद रखोगी कि होल का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। रियल में होल नहीं होता, लेकिन होल कंसिडर करेंगे, उस पर चार्ज भी कंसिडर करेंगे और उसका मास भी कंसिडर करेंगे। अब मास जो है ही नहीं उसका मास भी कंसिडर करो। अब बताओ, मास की भी बात करते हैं। चलो पहले तो ये बताओ कि मास कितना कंसिडर करेंगे। पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये भी यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ पे होल बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे होल हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है इस मटेरियल के अंदर, लेकिन होल कहाँ पे मूव करेगा? इस बॉन्ड में होगा या इस बॉन्ड में होगा? बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये यहाँ पे फ्री हो गया, ये फ्री होके कहाँ चला गया? ये यहाँ पे आके वापस बॉन्ड बना लेता है। तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो होल था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे गया तो यहाँ तो होल गायब हो गया, यहाँ पे तो वापस बॉन्ड बन गया ना। ये समझ में आई बात? और यहाँ पे क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो जो पहले पहले होल यहाँ पे आपको दिख रहा था, अब वो यहाँ पे दिख रहा है। हम क्या बोलेंगे? होल यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। तो होल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे होल शिफ्ट हो गया। तो होल हमेशा बॉन्ड टू बॉन्ड ही मूव करेगा, मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में, बॉन्ड टू बॉन्ड ही मूव कर सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्ड के अंदर तो मूव कर ही सकता है और बाकी फ्रीली हर जगह भी मूव कर सकता है। तो इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है? सोच के बताओ। समझ में आया ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ बताओ, मास को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होगा या होल का। जैसे अलग अलग टाइप के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनमें होल का मास अलग अलग होता है तो इमेजिनरी पार्टिकल, लेकिन मास कंसिडर करते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी कि इलेक्ट्रॉन और होल में से एक का मास ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। ठीक है? अब आपको ये सोच के बताना है कि इनमें से किसका मास ज़्यादा कंसिडर करें हम। इलेक्ट्रॉन का तो होता है मास को तो पता है, लेकिन इसका अगर कंसिडर करना हो तो वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लेना है या कम लेना है? क्यों ज़्यादा? क्यों?
मोबिलिटी, मोबिलिटी तो कम है होल की, तो क्या करना है, मास ज़्यादा या कम, ज़्यादा कंसिडर। देखो मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट करने की एबिलिटी। आपको एक एक मतलब भाई पतला आदमी एक मोटा आदमी है, ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ सकता है, कौन बोला मोटा, पतला आदमी तेज़ी से दौड़ सकता है, अरे वेट कम है ना उसका। तो इसका मतलब मोबिलिटी किसकी ज़्यादा, सॉरी मास किसका ज़्यादा, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है उसका मास कम है, मतलब होल की मोबिलिटी कम है तो इसका मतलब मास इसका क्या मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे। लॉजिक लगाया हमने, अरे इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक लगाया, कोई वैसा नहीं है कि सर कितना मानेंगे, वो भी नहीं है कुछ। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये मास कंसिडर करना होगा ना तो वो गिवन होगा, उसका कोई मास वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। काम भी नहीं आएगा वैसे तुम्हारे, कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन किसी जैसे इस फॉर्मूले में पुट करना हो तो ये एम एच आपको मास ऑफ होल गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन रहेगा तो इसके टेंशन नहीं लेनी कि कितना लेना है, इलेक्ट्रॉन का जरूर याद रखना लेकिन। ठीक है, बात समझ में आई क्या, मोबिलिटी का मतलब। ऐसा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की, चलो ये बताओ, ऐसा यूनिट वेलोसिटी, ये क्या एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। वीडी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, याद है क्या, न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हो, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है, कई बार पूछ लेते हैं। ऐसे यूनिट तो सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है एकदम।